विकास ब्रजेश सक्सेना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उत्तराखंड में रेल संपर्क को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को त्वरित कार्यवाही का अनुरोध किया। इस अवसर पर कुंभ 2027 को डिजिटल कुंभ के रूप में विकसित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से 144 करोड़ की वित्तीय सहायता देने, हरिद्वार और ऋषिकेश तक मेरठ हाई स्पीड ट्रेन के विस्तार, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का काम 2026 तक पूरा कर उसे लोकार्पण करने का अनुरोध किया है। वैश्विक पर्यावरणीय पहल अर्थ ओवर की अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक गैर जरूरी लाइटें बंद कर अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा कि अर्थ ओवर केवल प्रतीक नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश है। ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वो ऊर्जा बचत को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और छोटे प्रयासों से ही बड़े बदलाव की दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। आज दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में उत्तराखंड के कई अलग अलग दल के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इस मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमार शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, यशपाल याल, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत समेत कई नेता मौजूद रहे। पूर्व बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल, नारायण पाल, भीम सिंह आर्य, पूर्व मेयर गौरव गोयल और लखन सिंह अनुज गुप्ता ने कांग्रेस ज्वाइन की। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि लोगों को कांग्रेस से उम्मीद है। इसी का नतीजा है कि अब लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। श्री अनुज गुप्ता जी हैं मसूरी से और ये नगर पालिका चेयरमैन मसूरी के हैं, रह चुके हैं। तो साथियों, हमें बहुत खुशी है कि ये साथी आज हमारी पार्टी में हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे और हमारे नेता राहुल गांधी जी में विश्वास व्यक्त करते हुए और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में पूरी तरह से समर्पित होते हुए बिना किसी कंडीशन के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। खुशी का ये अवसर है कि उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस के प्रति जो निश्चित रूप में उम्मीद से लोग देख रहे हैं, उसका ये ताज़ा परिणाम है कि अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही प्रभाव रखने वाले लोग बड़ी संख्या में कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। दिल्ली में कई नेताओं की कांग्रेस में ज्वाइनिंग के बाद से कांग्रेस पार्टी में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी ने भी दावा किया है कि जल्द ही बीजेपी के कई और बड़े नेता कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। इसके साथ ही यहां तक दावा किया कि एक मंत्री के साथ कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। निवेदन है कि उन्हें शामिल। दिल्ली से उत्तराखंड की सियासत में बड़ा सियासी शॉट खेला गया। कांग्रेस ने आधा दर्जन क्षेत्रीय नेताओं को शामिल कराकर 2027 की विसात पर चाल चल दी है। बीजेपी ने इन्हें नकारे हुए चेहरे बताया तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया, लेकिन राज्य में पार्टी बदलने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। दल बदलू नेताओं पर यह खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। स्वागत, अभिनंदन। उत्तराखंड की राजनीति में पार्टियां बदलना अब कोई नई बात नहीं रही। यहाँ नेता विचारों से कम बल्कि इससे ज्यादा पहचाने जाते हैं कि वो कितनी पार्टियां बदल चुके हैं। दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, भीमलाल आर्य, पूर्व ब्लॉक प्रमुख लाखन सिंह नेगी, पूर्व मेयर गौरव गोयल, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता जैसे चेहरे एक बार फिर उसी ट्रेंड को मजबूत करते दिखे, जहाँ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा विचारधारा पर भारी पड़ती है। बीजेपी का दावा है कि ये सब पहले ही पार्टी से बाहर किए जा चुके थे। बीजेपी के अंदर अनुशासन के दायरे में रहना और जो उस अनुशासन के दायरे को तोड़ता है, समय पर हम कठोरता के साथ न चाह के भी ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करते हैं। अब जो हमारा निकाला हुआ माल है वो कहीं अगर शिफ्ट हो रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन
अच्छा होता कि कांग्रेस इस बार जरूर इस बार विचार करती कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को निकाला क्यों होगा। जितने भी लोग 1991 के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, निश्चित तौर पर वह भारतीय जनता पार्टी के संकल्पों के साथ जोड़कर अपने आप को आगे बढ़ रहे हैं। जिनके संकल्प अधूरे रह जा रहे हैं, जो उसमें अपने आप को फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, वो छोड़ के जाते हैं। तैयारी भले ही 2027 की हो, लेकिन वक्त वक्त पर पार्टियां बदलने का खेल नया नहीं है। उत्तराखंड में कई ऐसे नेता हैं जो 4 से 6 बार तक पार्टियां बदल चुके हैं और दिलचस्प बात ये है कि कई आज सत्ता के केंद्र में हैं। कई नेता बदल चुके पार्टियां। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने 6 बार पार्टी बदली। सरकार में मंत्री बने भरत चौधरी भी 6 बार दल बदल चुके। यमकेश्वर से विधायक रेणु विष्ट ने भी कई दल बदले। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने 4 बार पार्टी बदली। मंत्री प्रसाद नैथानी ने 6 बार पार्टी बदली। अंगूर जब खट्टे होते हैं तो इसी तरह से लोट पोट कर लट्टू की तरह बातें करते हैं, क्योंकि भाषा सुनी मैंने महेंद्र भट्ट जी की, जहां वो कह रहे हैं ये माल है। ये कौन सा माल है? ऐसी भाषा जो करते हैं उस राज्य में अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता। साफ है, कभी सत्ता के साथ तो कभी समीकरणों के हिसाब से सियासी तराजू पर वफादारी के पलड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। हाल के दिनों में बीजेपी ने ज्वाइनिंग की झड़ी लगाई तो कांग्रेस भी अब उसी राह पर है। जानकार कहते हैं ये बस शुरुआत है। 2027 आते आते अभी कईयों की निष्ठा डोलेगी तो कई नेताओं के पत्ते भी बदल जाएंगे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व लोक अदालत का शुभारंभ करते हुए न्याय आपके द्वार अभियान को नई मजबूती दी। राज्य भर में 210 स्थानों पर आयोजित इस पहल के तहत हजारों लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण का लक्ष्य रखा गया। रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम भी लॉन्च किया गया, जिसमें अब लोग घर बैठे भूमि विवाद दर्ज कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश देते हुए 1 महीने के भीतर लंबित मामलों को प्राथमिकता से सुलझाने पर जोर दिया। बड़ी खबर ऋषिकेश से है, जहां आईडीपीएल इलाके में हुए अवैध कसीनो के खुलासे पर देहरादून एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की। चौकी प्रभारी समेत पूरी आईडीपीएल चौकी को सस्पेंड कर दिया। गंभीरता न बरतने और मामले में पूरी चौकी को सस्पेंड किया गया। यहां पुलिस ने एक होटल में छापेमारी की थी और नेपाली थीम पर यह अवैध बनाया गया था। कसीनो पकड़ा गया, जिसमें 20,000 कॉइन, 60,000 नकदी के साथ शराब की बोतलें बरामद हुई। 10 महिला डांसर समेत 40 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद एसएसपी ने यह कार्रवाई की है। चौकी प्रभारी आईडीपीएल और उनकी पूरे स्टाफ को संवेदनशीलता न बरतने और उस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के संचालन में उनकी जो सूचनाओं का प्रॉपर कार्रवाई न करने पर पूरी चौकी को प्रभावी रूप से अभी सस्पेंड किया गया है। उनके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट की जाएगी। उत्तराखंड में विद्या समीक्षा केंद्र के जरिए ऐसे 8,000 बच्चे पकड़ में आए जो स्कूल और मदरसे दोनों में रजिस्टर्ड थे। उन्होंने सरकारी योजनाओं का तो फायदा उठाया, लेकिन स्कूल नहीं गए। ऐसे में वो टीचर्स, बच्चे और पेरेंट्स पर कार्रवाई हो सकती है जिन्हें सरकारी योजनाओं में बंदरबाट की गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। एजुकेशन सिस्टम में शिक्षण गुणवत्ता, उपस्थिति और संसाधनों के प्रबंधन की मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की। स्कूलों की मॉनिटरिंग के साथ ही केंद्र के जरिए स्टूडेंट्स की सही स्थिति और उपस्थिति की जांच की जाती है, जिसमें हाल ही में बड़ी जानकारी हाथ लगी है। प्रदेश के 8,000 बच्चे मदरसों के साथ साथ स्कूल में भी रजिस्टर्ड थे, जो कभी स्कूल ही नहीं गए। इन स्कूलों में इनकी अटेंडेंस लगती रही, डीबीटी के जरिए पैसा जाता रहा, टीचर्स छात्र संख्या दिखाते रहे और मिड डे मील का बजट बढ़ता रहा। वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का भी दोहरा लाभ ले गए। ये केस केवल मदरसा की स्थिति में है, बाकी स्थिति में तो नहीं है। तो क्योंकि जब ये बात आई तो इसमें क्योंकि वो लोग क्या करा, उन्होंने यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ लिया, उधर भी रख लिया होगा, तो इसलिए वो जो है अटेंडेंस हमारी इसमें जो बच्चों की संख्या उसमें एकदम कमी आई हुई है। तो हो सकता है उसका एक कारण ये भी रहा हो। मामले की जानकारी से लोगों में भी नाराजगी है और इसे गलत बताते हुए जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का मानना है कि सरकारी योजनाओं का दोहरा लाभ लेने वालों की फाइल खंगाली जाएगी। जो लोग 2-2 जगह एनरोलमेंट नंबर लेकर के और अपना लाभ ले रहे हैं,
उसमें उत्तराखंड सरकार द्वारा एक पैन नंबर जारी किया गया है और अब वो जो लोग दोहरा लाभ ले रहे थे वो अब नहीं ले पाएंगे। विशेषकर जो दोहरा लाभ ले रहे हैं इस पे भी जांच की जाएगी, कहाँ पर ये भ्रांति हुई है और कहाँ पर ये गलती हुई है इसको देखा जाएगा, क्योंकि लाभ एक ही स्तर से मिलना चाहिए, न कि दोहरे स्तर से लाभ मिलना चाहिए किसी को। उत्तराखंड में सरकार ने मदरसा बोर्ड गड़बड़ी की शिकायतों को देखते हुए ही बंद किया। ऐसे में इस प्रकरण के सामने आने के बाद ये भी क्लियर है कि लोगों ने मदरसों की आड़ में सरकारी बजट को भी चपत लगाई और इसमें सरकारी टीचर्स की भी मिली भगत रही। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां राजपुर थाने में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने शनिवार को मुआयना किया था। एसएसपी के जाने के बाद थाने में हादसा हो गया। दरअसल थाने में ही हवालात में एक पीआरडी जवान सुनील ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक जवान जिला युवा कल्याण विभाग में काम करता था और नशे में रायपुर इलाके में एक पेट्रोल पंप कर्मचारियों से भिड़ गया था। सूचना पर पुलिस ने सुनील को हिरासत में लेकर हवालात में बंद कर दिया था। मृतक सुनील कुमार टिहरी का रहने वाला था। शनिवार को ही एसएसपी ने इस थाने का मुआयना किया था, लेकिन उसके जाने के बाद उनके यह हादसा हो गया। वहीं मृतक जवान के परिजनों की शिकायत पर एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। देहरादून का नारी निकेतन एक बार फिर सवालों में है। देर रात नारी निकेतन में रह रही 35 साल की महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला 6 महीने पहले ही हल्द्वानी में घूमती हुई पुलिस को मिली थी, जो यूपी के हमीरपुर की रहने वाली बताई जा रही है। जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना विष्ट का कहना है कि महिला डिप्रेशन में थी, जिसका इलाज भी कराया जा रहा था। महिला के घर का पता चलने के बाद उसके घर जाने भेजने और प्रोसीजर इसका पूरा चल रहा था, लेकिन देर रात महिला का शव फांसी से लटका मिला है। शनिवार को नैनीताल के गोरिया देवग्राम के ग्वाल में पहली बार बिजली पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नैनीताल सांसद अजय भट्ट की सांसद निधि द्वारा गांव में लाइट पहुंचाई गई है। बीजेपी नेता राकेश नैनवाल खुद करीब 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई कर गांव पहुंचे। राकेश नैनवाल को रोड से गांव तक पहुंचने में करीब 3 घंटे का समय लगा। बिजली पहुंचने पर गांव के लोग काफी खुश हैं और वहीं बीजेपी नेता राकेश नैनवाल ने कहा कि रोड के लिए भी जल्द प्रयास करेंगे। आज माननीय अजय भट्ट जी जो यहाँ के सांसद हैं, उनके द्वारा जो ये बिजली के लिए पैसा दिया गया, आज देश की आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ लाइट पहुँची है। सब लोग खुश हैं कि पहली बार लाइट आ गई है और हमने ये इनको प्रॉमिस किया है कि हम अति शीघ्र रोड भी माननीय अजय भट्ट जी से कहकर यहाँ तक। आज हमें आपने लाइट दी है, हम बहुत खुश हैं। हम आज तक अंधेरे में रहते थे, मोबाइल के उजाला से खाना बनाते थे, इसलिए हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। माननीय श्री अजय भट्ट जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साल 2023 में जोशीमठ में हुए भू धसाव के बाद अब प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है और आपदा से प्रभावित 9 वार्डों को खाली कराए जाने और 214 जर्जर घरों को गिराने का फैसला हुआ। इन घरों में रहने वाले सभी प्रभावित परिवारों को पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है और अब सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन घरों के ध्वस्तीकरण के लिए ग्रामीण विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए करीब 1 करोड़ 60 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के टेंडर तैयार किए गए हैं। एसडीएम के मुताबिक पूरी प्रक्रिया को सुरक्षा मानकों के तहत 3 से 4 चरणों में किया जाएगा। देखिए, उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है। उसमें कुछ चिन्हित मकान लिए गए थे जिनका कि ऑलरेडी पेमेंट संबंधित प्रभावितों को हो चुका है और क्योंकि वो लोग छोड़ के भी जा चुके हैं अन्यत्र और काफ़ी जर्जर स्थिति में वो मकान होने को आगे थे, तो कोई आपदा की दृष्टि से कोई घटना घटित ना हो, इसलिए उनको चिन्हीकरण किया गया था और आरडब्ल्यूडी के द्वारा उसमें टेंडर का प्रोसेस किया जा रहा है उसके ध्वस्तीकरण के लिए। तो कुछ समय में वो कार्य धरातल पे प्रारंभ होने शुरू हो जाएंगे। चुनावी स्ट्रेटेजी के बीच बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया। पार्टी ने साफ कर दिया कि 2027 का चुनाव बलवीर रोड स्थित मौजूदा दफ्तर से ही लड़ा जाएगा और नए दफ्तर का निर्माण 2027 चुनाव के बाद शुरू होगा। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
शनिवार को बीजेपी ने बलबीर रोड स्थित ऑफिस से लगी बिल्डिंग को भी हवन यज्ञ के साथ पार्टी कामकाज के लिए खोल दिया। ये बिल्डिंग पार्टी ऑफिस के निर्माण के लिए बीजेपी ने हाल ही में खरीदी थी। बीजेपी ने अब ऐलान किया है कि 2027 का चुनाव पार्टी अपने बलबीर रोड स्थित ऑफिस से ही लड़ेगी। चुनाव के बाद इसी जगह पर नए हाईटेक ऑफिस का निर्माण किया जाएगा। बलबीर रोड स्थित मौजूदा दफ्तर पार्टी की बढ़ती जरूरतों के मुकाबले छोटा पड़ चुका है। इसके लिए पार्टी नए ऑफिस की तलाश में थी। चुनाव की प्रबंधन की टोली के लिए अलग होते हैं, घोषणा पत्र का टोली होती है, चुनाव प्रचार प्रबंधन की टोली होती है, तो इन सब के लिए अलग कार्य कक्षों की आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोग कार्यालय को आज विधिवत पूजन करके उसमें उसका श्री गणेश किया। मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे लिए काफी शुभ स्थल है और यहीं से हम उत्तराखंड के अंदर तीसरी बार सरकार बनाएंगे। प्रदेश भर में हाईटेक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस खड़े करने वाली बीजेपी राजधानी में अपने ही हेडक्वार्टर के सवाल पर सालों से उलझी हुई थी। साल 2020 में बड़े जोर शोर के साथ रिंग रोड पर नए प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास हुआ था। दावा था कि 2022 का चुनाव नए दफ्तर से लड़ा जाएगा, लेकिन जमीन कानूनी पचड़ों में फंसी और पूरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद पार्टी ने एक होटल को किराए पर लेकर अस्थायी समाधान भी तलाशा, लेकिन फिर उसे भी रद्द करना पड़ा। 27 का चुनाव भाजपा इसी कार्यालय से लड़ने की तैयारी में है और बहुमत से सरकार बनाएंगे, बम्पर बहुमत से, और इस कार्यालय को व्यवस्थित करके यहीं से सारे कार्य पूरे प्रदेश के चलेंगे। सर, नए कार्य चुनाव के बाद करने का विचार है या क्या? अभी तक तो यही है कि चुनाव के बाद नया कार्यालय इसी जगह पे तोड़ के हम बनाएंगे। कुल मिलाकर 5 साल में 2 असफल कोशिशों के बाद बीजेपी ने अब नो शिफ्ट फुल फोकस का फॉर्मूला अपनाया है। पहले चुनाव फिर निर्माण। राजधानी में पार्टी का नया हेडक्वार्टर अब 2027 के बाद ही हकीकत बनेगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा 2026 को इस वर्ष नई दृष्टि और सुदृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, जहां प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा प्राथमिकता सरकार की है। यात्रा मार्गों से लेकर धामों तक व्यवस्थाओं को इस प्रकार विकसित किया जाएगा ताकि दर्शन का अनुभव सहज, व्यवस्थित और आध्यात्मिक शांति से परिपूर्ण है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि सुदृढ़ व्यवस्थाओं का फायदा केवल श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाई मिलेगी। अगले महीने 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर जमी भारी बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुगम हो। प्रशासन ने इसके लिए 60 मजदूरों की टीम तैनात की है, जिन्हें 2 हिस्सों में बांटा है। एक टीम केदारनाथ धाम से नीचे की ओर बर्फ हटाने में जुटी है, जबकि दूसरी टीम छोटी लिंचौली से ऊपर की ओर बढ़ते हुए 6 प्रमुख ग्लेशियर पॉइंट्स पर काम कर रही है। भैरव और कुबेर ग्लेशियर क्षेत्र में 15 से 18 फीट तक बर्फ जमी है, जिससे चुनौतीपूर्ण हालत में हटाया जा रहा है। यात्रा को सुगम, सरल एवं सुरक्षित बनाए जाने हेतु बर्फ सफाई का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण है एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में खंड द्वारा बर्फ सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में 60 श्रमिकों द्वारा बर्फ सफाई का कार्य किया जा रहा है, जिन्हें 2 टीमों में विभाजित किया गया है। एक 30 सदस्यीय टीम केदारनाथ धाम से बर्फ सफाई करते हुए नीचे की तरफ प्रस्थान कर रही है एवं अन्य 30 सदस्यीय टीम जो कि छोटी लिंचोली से बर्फ सफाई करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रदेश में पानी की व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां लाखों उपभोक्ता हैं लेकिन मीटर रीडिंग अधूरी है और इसी बीच बड़ी दरों ने आम जनता की चिंता और बढ़ा दी है, जिस पर अब सवाल लोग उठाने लगे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में करीब 24 लाख पानी के उपभोक्ता हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक सिर्फ 65,000 कनेक्शनों पर ही मीटर लगाए जा सके हैं। यानी ज्यादातर उपभोक्ताओं को पानी खपत का कोई सटीक आंकड़ा ही मौजूद नहीं है। इसके बावजूद जल संस्थान की ओर से बिलिंग लगातार जारी है और अब विभाग का कहना है कि नई दरों के जरिए इस सिस्टम को बेहतर और मजबूत किया जाएगा, जो 9 से 11% है। वहीं मीटर रीडिंग का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। जल्दी सभी उपभोक्ताओं को इसमें शामिल किया जाएगा। ऑन एन एवरेज 4-4.5% दर बढ़ती है।
कमर्शियल और बल्कि हर साल ये कम हो रही है। जैसे पिछले साल अगर वो रही होगी 4.5, तो इस बार वो होगी 4.4, 4.3, हर साल कम हो जाती है। दूसरी ओर बिना मीटर के ही पानी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। कमर्शियल कनेक्शन पर 11% और घरेलू उपभोक्ताओं पर 9% की बढ़ोतरी ने लोगों की जेब पर सीधा असर डाला है। लोगों का कहना है कि जब खपत का सही हिसाब ही नहीं है तो बढ़े हुए बिल कैसे जायज हो सकते हैं। एक्टिविस्ट भी मानते हैं कि जब मीटर ही नहीं लगा तो बिल कैसे तय हो रहा। ये पूरी तरह गलत है, पहले व्यवस्था सुधारनी चाहिए। तो उत्तराखंड जैसे राज्य में अगर हर साल घरेलू और कॉमर्शियल पानी की दरों में घरेलू में 9% और कॉमर्शियल में 15% की वृद्धि होना अपने आप अचंभित है, क्योंकि पानी एक पहाड़ी राज्य के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर उसका कॉमर्शियल या यूज हो रहा है तो ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। बिना पूरी मीटर रीडिंग के बढ़े हुए पानी के दाम की वजह से अब सरकार और सिस्टम दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि पहले हर कनेक्शन की मीटर रीडिंग की जाए ताकि उपभोक्ता जितना पानी इस्तेमाल करे उतना ही भुगतान करे, वरना ये बढ़ती हुई दरें आम जनता के लिए बोझ बनती जा रही हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में स्वाद, परंपरा और सेहत का अनोखा संगम देखने को मिला। पीएम पोषण योजना के तहत आयोजित प्रतियोगिता में पहाड़ के स्थानीय और पौष्टिक व्यंजनों ने सबका दिल जीत लिया। इस बार जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में 6 विकासखंडों से पहुंची भोजन माताओं ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया और लोकल उत्पादों से बने पारंपरिक व्यंजनों के जरिए सेहत और संस्कृति दोनों को बढ़ाने का संदेश दिया। ये बनाया है, ये चटनी, पानी, रसगुल्ला। कितना टाइम लगा आपको बनाने में? लग गया जी, बहुत दूर की हूँ मैं तो। कहाँ से आए? अच्छा। ये पहाड़ी चावल का भात है सर, और ये अस्के है चावल के अस्के, और ये बड़ी और ये डिंडे है के आटे की। हमारे यहाँ क्या होता है कि पहले हम ब्लॉकों में इसको करवाते हैं, और ब्लॉकों में जो प्रथम आती है भोजन माताएं, जो अपनी काबिलियत दिखाती हैं, कोई नई डिश बना के लाती हैं, या फिर जो हमारे विद्यालय में मेन्यू कार्ड के हिसाब से भोजन बनता है, उसके आधार पर उनको प्रतियोगिता में प्रथम निकाला जाता है। उसके बाद उनके जनपद में एक यहाँ पर प्रतियोगिता होती है, जो अलग अलग भोजन माताओं की आपने डिश दिखी यहाँ पर, और सबने अपनी अपनी क्षमताएं दिखाएं, और ये चीज़ें विद्यालय में भी हम लोग बच्चों को खिलवाते हैं, लाभान्वित करते हैं।